अच्छा जी। आगे हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। ये भी सिलेबस में शामिल है कि सिलेबस में थोड़ा सा जो थ्योरी से पहले है बस वही शामिल है 6.4 तक। और नहीं, 6.4 शामिल है आपके पास। अच्छा जी, आगे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। ये सिलेबस में आपकी शामिल थी थ्योरीज, एक बार चेक कर लीजिएगा। बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, क्या होती है। व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम एनर्जी इज रिलीज। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करें, इंटरमिक्स हों, तो उनकी जो, देखो अभी आपने बात की थी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, उनकी एनर्जी कम होती है। तो जो एनर्जी, ये देखो यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है एनर्जी का, इनकी एनर्जी कम होती है ना, मतलब जो बॉन्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, तो फालतू एनर्जी मतलब रिलीज़ की जाती होगी। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो कहते हैं जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है ना, तो अगर आपने वो बॉन्ड तोड़ना है, इन ऑर्बिटल से दोबारा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने हैं, तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब H और H आपस में जुड़कर H2 बना रहे हैं। अगर आपने उसको दोबारा से हाइड्रोजन बनाना है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई थी बॉन्ड बनाते वक्त, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, सो बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। तो बॉन्ड एनर्जी सिंपल वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं उन सब बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। हमने हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना होता है ना, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होती है ना बॉन्ड एनर्जी की, वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस के अंदर या 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर से जितने भी बॉन्ड हैं, या सिंपल बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बॉन्ड इंथाल्पी, इसको बॉन्ड इंथाल्पी भी कहते होते हैं। एज इट इज़ मेजर ऑफ इंथाल्पी चेंज एट 298 केल्विन, क्योंकि हम इसको इंथाल्पी इसलिए कहते होते हैं। अच्छा, the enthalpy change is splitting a molecule into its component is also called enthalpy of atomization। atomization बेटा सिंपल कहते होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटम को। ठीक है, मॉलिक्यूल को तोड़कर उसके एटम में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एटमाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग H2 को जो तोड़ के HH में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग एटमाइज ही कर रहे हो ना, तो हम लोग इसको एटमाइजेशन भी कहते होते हैं। जब आप मॉलिक्यूल को उसको एटम में कन्वर्ट करोगे इस प्रोसेस को बोलते हैं एटमाइजेशन। आगे द बॉन्ड एनर्जी हम लोग किलो जोल पर मोल में करते होते हैं, मेजर करते होते हैं। विच इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एवोगाड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड, इट इज़ आल्सो रिलीज व्हेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। सेम चीज़ वो जो मैंने बात कर दी। 1 मोल बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, और इन अदर वर्ड 1 मोल बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, आगे कुछ एटम की, कुछ मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है किलो जोल पर मोल। पर मोल का मतलब है 1 मोल है, किलो जोल इतनी अमाउंट एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, आगे दी हुई है कुछ एटम की, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन से बॉन्ड वीक है। इट मे बी नोटेड दैट एनर्जीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ग्रेटर देन दोज ऑफ सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उनकी एनर्जी सिंगल बॉन्ड के लिहाज ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड से डबल हो। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 200 है तो डबल बॉन्ड की एनर्जी 400 नहीं होती। ठीक है, इज नॉट ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज सिंगल बॉन्ड और नॉट ट्रिपल बॉन्ड ट्वाइस एज ए ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन दैट एस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस पाई बॉन्ड। सिमिलरली अ पोलर बॉन्ड कोलर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉन पोलर बॉन्ड। हाँ, ये भी देखो, मैंने कहा टेबल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी कि जो सिंगल बॉन्ड होता है बेटा वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो डबल बॉन्ड होगा तो सपाई बॉन्ड होगा। तो फिर ऐसा नहीं कि डबल एनर्जी में चाहिए होगी। मतलब अगर मैंने सिंगल बॉन्ड तोड़ना है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब उसको तोड़ने के लिए 200 किलो जूल चाहिए एनर्जी। तो डबल बॉन्ड आ गया तो दूसरा पाई बॉन्ड होगा, उसकी स्ट्रेंथ सिग्मा से कम होगी, तो दूसरे को भी तोड़ने के लिए 200 नहीं चाहिए होगी, बल्कि 150 180 चाहिए होगी। तो मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 380 चाहिए होगी, ना कि 400 चाहिए होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो बॉन्ड होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, पोलर को तोड़ने के लिए चाहिए होती है ज़्यादा एनर्जी, नॉन पोलर को कम चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा आगे आयनिक रिएक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। एनर्जी देखो ना, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तोड़ने के लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो डिस्कस करते हैं। अभी आपने पढ़ा ना कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है कम होती है। अब ये बात करते हैं कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी और क्यों कम ज़्यादा होगी। पहला फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम।
कि जो दो एटम आपस में जुड़े हुए उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है। आपको याद हो तो आप लोगों ने पोलर नॉन पोलर में बात की थी, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलर होगा, जितना पोलर होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए। ठीक है, साइज़ ऑफ एटम, साइज स्मॉल होगा तो ज़ोर से पकड़ा होगा, बड़ा साइज़ होगा तो हमने बात की थी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो कम एनर्जी चाहिए होगी इसको तोड़ने के लिए। थर्ड चीज़ बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, एटम दूर दूर हैं, लेंथ ज़्यादा है बहुत सारी, तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। फिर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो एनर्जी कम होगी, साइज़ ज़्यादा हो एनर्जी कम होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इसके। लेट अस कंसिडर फर्स्ट द पार्ट प्लेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पहले इसको डिस्कस करते हैं। Look at the bond energies of HX type of molecule where X is equal to X fluorine, chlorine, bromine कुछ भी हो सकता है. This data shows that electrons are not equally shared between the bonded atom HX as halogen more electronegative. The bond pair is more attracted towards halogen atom, more probably develop. They give us क्या चगल मार रहे हैं आप, एक सेकेंड ये आओ जो आप देखो HF की हमारे पास एनर्जी है 567, क्लोरीन किससे कम, ब्रोमीन किससे कम, आयोडीन किससे कम। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसका कम उससे कम। जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा डिफरेंस होगा तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिव आएगा, तो बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ज़्यादा पोलर होगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता जा रहा है तो उनकी एनर्जी भी कम होती जा रही है, जो मैंने ये बात आपको बताई थी। अच्छा, from the difference between experimental and bond energies of those calculated by the assuming equal sharing, it is possible to estimate relative electronegative difference। हाँ, BSc में बेटा ये एक प्रॉपर मेथड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। ठीक है, वो बॉन्ड एनर्जी भी यूज़ की जाती है उसमें, बॉन्ड एनर्जी के ज़रिए डिफरेंस निकाला जाता है। मतलब H और H आपस में जुड़े हुए हैं तो उनकी बॉन्ड एनर्जी है लेट्स सपोज 400, तो मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड कि एक अगर अकेला हाइड्रोजन आइटम हो तो वो 200 किलो जो एनर्जी को पार्टिसिपेट कर रहा है, और क्लोरीन की एनर्जी बनती है 600, तो एक क्लोरीन 300 कर रहा है, तो HCl को फिर 300 200 500 करनी चाहिए। लेकिन जब उनकी बॉन्ड तोड़ा जाता है तो 500 नहीं बल्कि 550 करती है, तो हम समझते हैं कि इसमें क्लोरीन नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? 50 मोर नेगेटिव है। उस लिहाज से फिर एक रूल बनाया गया है, तो उसके ज़रिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली जाती है। वो आपका काम नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूँ। लेट अस कैलकुलेट द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ HCl बॉन्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन करेक्टर प्रेजेंट इन इट। हाँ, ये मैंने जो बात की ना, नहीं देखो यहाँ पे कर भी दिए। लेट अस कैलकुलेट द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। अच्छा, HH बॉन्ड एनर्जी इज 436 किलो जूल पर मोल। एक मोल की 436 होती है, तो मतलब HH बनेगा -436 किलो जूल रिलीज होती है, इतनी चाहिए होगी तोड़ने के लिए। इट मीन 436 किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एवोगाड्रो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इनटू इंडिविजुअल एटम। दस बॉन्ड एनर्जी पर बॉन्ड इज 72.42 इंटू 10 की पावर -23 किलो जूल। एक मोल की 436 है ना, तो अगर हम मैं 436, ये एक मोल की है, इतने बॉन्ड की एनर्जी इतनी है, तो मुझे एक की निकालने में कैसे निकालूंगा, डिवाइडेड बाय 6.02, तो मेरे पास आ जाएगी 72.42 इंटू 10 की पावर -23 किलो जूल। ये बेटा एक बॉन्ड की एनर्जी है HH की, ये तो पूरे एक मोल की ना हमारे पास। ठीक है, एक बॉन्ड कितनी होगी, एक बॉन्ड, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। ठीक है, एज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड, क्योंकि HH दोनों सेम एटम है तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था वो इक्वली शेयर्ड था, तो वी assume that each bond hydrogen atom contribute half the bond energy। तो मतलब एक हाइड्रोजन एटम उससे हाफ कर रहा है, मतलब 436 1 मोल की थी, मैंने एक बॉन्ड की निकाली, कैसे, 6.02 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो कितनी आ गई 72 तो दोनों हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड की एनर्जी है ना, तो उसमें हम देखेंगे कि एक हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैं 72 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा 36.21 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, आगे ये देखो किलो जूल एक ही है, वो मोल थी, पर मोल थी, समझ में आए। सिमिलरली द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, यहाँ इन्होंने निकाली हुई यार, मैं कह रहा था BSc में, तो जी BSc में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, मैंने ये कहा था। ठीक है, सिमिलरली बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज 240 किलो जूल पर मोल, देयरफॉर ईच क्लोरीन आइटम शुड कंट्रीब्यूट 19.93 इंटू 10 की पावर 23 किलो जूल टू एनी बॉन्ड। मतलब इन्होंने बेटा ये फाइंड की है कैसे, जैसे ये ना 36 एक हाइड्रोजन एटम की, ये 19 एक क्लोरीन, इन्होंने कैसे निकाली है, उन्होंने 240 को 6.02 से डिवाइड किया है, देन जो वैल्यू आई है उन्होंने उसको 2 से डिवाइड किया, देन ये 19.93 आई है। ठीक है, बात पहले पढ़िए, 240 को उन्होंने, जैसे ने ये नहीं किया था, 436 पर मोल की बॉन्ड थी,
मोल की बाड एनर्जी थी, तो ये भी पर मोल की बाड एनर्जी है। पहले उन्होंने पर मोल के अंदर से एक बाड की निकाली, कैसे 240 को पर मोल से डिवाइड किया, 6.02 से डिवाइड किया, तो आंसर समथिंग आया होगा। उस आंसर को उन्होंने फिर 2 से डिवाइड किया, क्योंकि एक क्लोरीन, एक बाड में 2 क्लोरीन है, तो उन्होंने 19.93 हो गया। वेयर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल, ठीक है, तो मतलब एक क्लोरीन इतना कंट्रीब्यूट करता है और एक हाइड्रोजन इतना कंट्रीब्यूट करता है। अगर लेट्स सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ HCl दिस बॉन्ड इज पोलर बट वी कंट्रीब्यूट कंसिडर, लेकिन अगर ये बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर और हम ये कंसिडर करते हैं कि बॉन्ड इक्वली शेयर्ड है, ऑन एडिंग अप द बॉन्डिंग एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ H एटम एंड क्लोरीन एटम वी एक्सपेक्ट द बॉन्ड एनर्जी शुड बी, H कितना कंट्रीब्यूट करता था 36 और क्लोरीन करता था 19, तो दोनों को सम करो, हमारे पास बनता है 56.14 इंटू 10⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल बनता है, ये पर मॉलिक्यूल है, विच इज़ द सम ऑफ 36.21 एंड 19.93 किलो जूल। दोनों को सम करो, हमारे पास इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ आनी चाहिए एक मॉलिक्यूल की, तो पर मोल की कितनी होगी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो हमारे पास बनता है फॉर अवोगाड्रो नंबर ऑफ HCl या 1 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल द कैलकुलेटेड एनर्जी इज 37.96 किलो जूल पर मोल आती है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6.02 से, वो एक मोल की हो, ये तो एक मॉलिक्यूल की ना मैंने निकाली अभी, तो एक मोल की कैसे होगी, 6.02 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, साथ बता भी रहे हैं। द एक्सपेरिमेंटली फाउंड बॉन्ड एनर्जी इज़ 431, ये 337 थी और 431 किलो जूल कैलकुलेट की गई है। 337 में हमने ये कंसिडर किया था कि HCl में जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड है, जितना ये कंट्रीब्यूट करता है उतना ही ये कंट्रीब्यूट करता है, सॉरी वो वाला, जब कोई पोलैरिटी की बात न की जाए, सिंपल बात की जाए, लेकिन हम जानते हैं कि क्लोरीन बहुत नेगेटिव है, वो अपनी तरफ चार्ज लेकर अपने आप को बहुत नेगेटिव कर देता है और ये अपने आप को बहुत पॉजिटिव कर देता है, तो इनकी नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती होती है। द ऑब्जर्व बॉन्ड एनर्जी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द, जो हमने बात की, ये देखो काफ़ी ग्रेटर है इसके लिहाज से, 100 ग्रेटर ऑलमोस्ट, मीन्स मोर स्टेबल HCl बॉन्ड, द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द आयनिक करेक्टर। स्टेबिलिटी क्यों आई, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बड़ी क्यों है हमारे पास, क्योंकि इनके अंदर पोलैरिटी आ गई, Cl नेगेटिव है ना, उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके पॉजिटिव आ जाएगा। द डिक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द HF to HI show trend towards equal sharing electron by considering the decrease electronegativity from F to I। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से बात करते हैं, HX ये कैलकुलेटेड है, ये ऑब्जर्व्ड है, मतलब ठीक हमने कैलकुलेट की थी। HX फ्लोरीन की हमने 293 ऑब्जर्व की थी, सॉरी कैलकुलेट की थी, लेकिन हमें मिली कितनी 560, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला हमें 274 का, मतलब हमारा लिहाज से तक हाइड्रोजन 19 करेगा, वो कुछ और करेगा। क्लोरीन 336, ये 3 और उसकी ऑब्जर्व हमारे पास हुई जी 431, हमने भी बात की थी। ब्रोमीन 311 हमने कैलकुलेट की, 366 हमने ऑब्जर्व हुई। इसकी 291 हमने आयोडीन की कैलकुलेट की, लेकिन ऑब्जर्व हुई 299, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आया, मतलब आयोडीन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज नहीं आता एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देखो ना डिफरेंस कम होता जा रहा है, जब साइज़ बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, तो उनका डिफरेंस भी जितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं उतना ही हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ऐसी बात है ना, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो पोलैरिटी के बढ़ने की वजह से हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ कार्बन, अगर उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर दिया होगा, हाँ बॉन्ड की लेंथ के लिहाज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात कर दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बड़ा होता है तो देखो कितनी उसका जो ऑब्जर्व एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। दूसरा साइज़ की बात कर लो, साइज़ के बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी देखो कम होती जा रही है ना, तो कम होती जा रही है साइज़ के बढ़ने से, नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड विद हायर बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, दी एनर्जीज ऑफ C to C बॉन्ड बीइंग द ऑर्डर C। ट्रिपल बॉन्ड जो होती है बॉन्ड लेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी ज़्यादा होती है, सिंगल की हो ज़्यादा होती है। एंड द बॉन्ड लेंथ इन द ऑर्डर ऑफ, ये बॉन्ड लेंथ C सिंगल मैंने भी बात की है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल की उससे कम होती है, ट्रिपल की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है। और एनर्जी की बात की जाए, ट्रिपल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, डबल की उससे कम होती है, सिंगल की सबसे कम होती है। होगी बात क्लियर है ना। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी सबसे कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है एनर्जी बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। आगे जी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज इसको। आगे है डाइपोल मूवमेंट, द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग पर सॉल्युबिलिटी हो गया,
देखते हैं कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, बॉन्ड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बेटा हमने कहाँ, रेडियस हमने फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर में एटॉमिक रेडियस हमने बात की थी। एटॉमिक रेडियस, दो एटम आपस में, इधर देखो, दो एटम आपस में जुड़े हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहते होते हैं, बॉन्ड लेंथ। दो एटम के रेडियस को सम कर दो, जो होएगा वो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। जो मैंने अभी बात है, देखो दो एटम आपस में जुड़े, दोनों के किनारे जोड़ दो आपस में, एक का न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बाय फिजिकल टेक्निक। द टेक्निक में बी इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, एक्स रे डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रल स्टडीज़। वही रेडिएशन के थ्रू हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। हम ये टेक्निक एक्सरे के ज़रिए हम दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं मालूम करते, एक्सरे के ज़रिए अपने जॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस आ जाती है, लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो देखती हैं कि क्या हड्डी में स्पेस आ गई या नहीं आई है, ठीक है। हड्डी में स्पेस आ गई तो हम एक्सरे फाल करते हैं, हमें स्पेस का पता चल जाता है, वैसे ही मालूम करेंगे। द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम इज़ ऑफन बट नॉट ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। कहते हैं जो बॉन्ड लेंथ होती है ये मॉलिक्यूल की नेचर के ऊपर डिपेंड कर भी रही होती है और सम केसेस में नहीं भी डिपेंड कर रही होती। फॉर इंस्टेंस इन मोस्ट ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन द सी बॉन्ड लेंथ इज़ वेरी क्लोज टू 154 पिकोमीटर। ये आपने बात याद रखनी है कि कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर, ये आपको सेकेंड ईयर में काम आएगी, चलिए वहाँ पर भी दी हुई है, लेकिन सी बॉन्ड लेंथ जो होती है 154 पिकोमीटर होती है। जितने भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बेटा बोलते होते हैं जो ओपन चैन होते हैं, उनको बोलते हैं, सॉरी क्लोज चैन को भी बोलते हैं, वो एलिसाइक्लिक हो जाते हैं। ओपन चैन जो होते हैं ना उनको एलिफेटिक बोलते होते हैं मेजरली। द सी बॉन्ड लेंथ इज आल्सो फाउंड टू बी सेम इन डायमंड। मतलब कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना इन हाइड्रोकार्बन में, जैसे पेट्रोल हो गया बेटा, मीथेन गैस, मीथेन इथेन प्रोपेन, सुना आप लोगों ने, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है सारे, ठीक है। इनके अंदर कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 154, और जो डायमंड में कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो भी ऑलमोस्ट 154 के करीब ही होती है। तो मीन नेचर नहीं डिपेंड करती मालिक्यूल की इतनी, कि मालिक्यूल की नेचर इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। का बात करती भी होती है लेकिन इस केस में नहीं कर रही। द कोवेलेंट रेडियाई फॉर डिफरेंट एलिमेंट आर ऑलमोस्ट एडिटिव इन नेचर। ऑलमोस्ट एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन है एटम, इसका रेडियस हमारे पास है जी 78 पिकोमीटर, हाइड्रोजन है, इसका रेडियस हमारे पास हो जाएगा 50 पिकोमीटर। तो जब CH का बॉन्ड बनेगा, इसका रेडियस उसका रेडियस मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मतलब कार्बन का अगर 100 है पिकोमीटर, हाइड्रोजन का 50 है, 100 और 50 मिलकर बनाएंगे 150, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 150 पिकोमीटर होगी। इसका मतलब ये है। द सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज दिया हुआ है 77 पिकोमीटर विच इज़ द हाफ ऑफ द CC बॉन्ड लेंथ विच इज़ 154 पिकोमीटर। 154 का हाफ होगा 77, मतलब कार्बन का रेडियस होगा 77 पिकोमीटर। सिमिलरली द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर। तो वन हाफ ऑफ द ClCl बॉन्ड लेंथ, इसका रेडियस होगा 180। सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड कितना हो जाएगा, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस विल बी 77 प्लस 99, 77, कार्बन का रेडियस 99 इसका, तो बन के बनाएंगे 176 पिकोमीटर। सम सिलेक्टेड बॉन्ड लेंथ आर गिवन इन टेबल, वाकई दी हुई है आपको, एक बार उनको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। विद इंक्रीज in electronegative difference between the bonded atom the bond becomes shortened। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होती जा रही है। हमारे पास ये देखो BCl BF, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। देखो एटम दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो उसका जो साइज़ है, बॉन्ड लेंथ का साइज़ है 130, इसका 175 है। कितना डिफरेंस है वहाँ पे, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को कुछ ना कुछ पता पड़ा होगा ये वाला। अच्छा, विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस द बॉन्ड बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एटम इज शॉर्टनड। अच्छा जी, द बॉन्ड बिकम शॉर्टनड। फॉर एग्जांपल SiF बॉन्ड लेंथ in SiF4 is found to be 154 to 159 picometer, whereas the addition of their covalent radii is 117 picometer and 64 picometer give SI equal to 181। अच्छा सुनो, ये क्या कह रहा है कहाँ पर देखो बेटा, ऐसा होता है ना कि
जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो उनके रेडियस के सम के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाता है ना तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा हाथ है एक रेडियस, ये दूसरी चीज़ का रेडियस है, ठीक है। तो दोनों आपस में जुड़े तो इनकी सम स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ होगी। अब मैं एक हाथ नीचे रख सकता नहीं, खैर। तो बॉन्ड लेंथ इनका सम रेडियस बन गया, बॉन्ड लेंथ बन गई। लेकिन जब एक एटम दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एक फ्लोरीन हो दूसरा मोर पॉजिटिव हो, तो कहते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ फिर एडिटिव नहीं होती, थोड़ी सी कम हो जाती है। रीज़न क्या होती है? हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करके थोड़े सी और करीब हो जाएंगे ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत आ जाएगा, इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच के एक दूसरे के करीब चले जाएंगे, तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती होती है। उन्होंने ये एग्जाम्पल बेसिक दी हुई है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। द कैलकुलेटेड वैल्यूज हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज हायर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, द अनएक्सपेक्टेड रिजल्टिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द फोर्स, जो मैंने अभी बात की आप लोगों को बताई है, ये बिल्कुल वही लिखा उन्होंने। ओके जी। मोर ओवर हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इन्वॉल्व आल्सो एक्सप्लेन द शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड ड्यू टू प्रीडोमिनेंट पार्टिसिपेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी हमें बताती है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है शॉर्ट हो जाती है। क्यों? एस ऑर्बिटल थोड़ा सा छोटा होता है, पी थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर पी में मैं एस मिक्स कर दूं तो पी और एस मिक्स होकर हमारे पास एक छोटा सा फूला हुआ ऑर्बिटल बना देंगे, तो बॉन्ड लेंथ जो पहले इतनी बड़ी थी अब वो शॉर्ट होकर इतनी हो जाएगी ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस करेक्टर। सिंस द 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है स्मॉलर देन रेडियस ऑफ 2p ऑर्बिटल, s का स्मॉलर होगा p की निस्बत, p बड़ा होता है जो कि बाहर होता है हमारे पास। इट वुड एक्सपेक्टेड दैट ग्रेटर s करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज शॉर्टर विल बी द बॉन्ड डिस्टेंस। अगर आपको याद हो तो मैंने जब वीबीटी पढ़ाई थी मैंने आपको क्या कहा था कि जो sp3 होता है, p ज़्यादा होता है तो वो लंबा होगा बॉन्ड लेंथ और लूप छोटा थोड़ा फूला होगा। sp2 में लूप थोड़ा फूल जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी। और sp में s करेक्टर 50 हो जाता है तो वो फूला ज़्यादा होगा लेकिन लेंथ उसकी कम होगी। देखो एस के कैरेक्टर बढ़ने से ऑर्बिटल का साइज़ कम होता जाएगा, ऑर्बिटल ही नहीं तो बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ऑर्बिटल का साइज़ कम होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। द सी सी बॉन्ड लेंथ इज़ 154, जो सिंगल बॉन्ड की 154 होती है, डबल बॉन्ड की 133 होती है, ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर होती है। देखो सिंगल बॉन्ड sp3 में लूप लंबा होता है, एस कैरेक्टर 25 होता है, sp2 में लूप थोड़ा सा लंबा कम होता है और उसके अंदर एस कैरेक्टर 33% होता है, और sp में जो लूप होता है उसके अंदर एस कैरेक्टर 50% होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ 120 हो जाती है। देखो ऑर्बिटल भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर, ठीक है। इथेन sp3, इथीन sp2, इथाइन sp हमने कल पढ़ा था रिस्पेक्टिवली, वेयर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्लीज फ्रॉम sp3 टू sp। फर्दर p बॉन्डिंग आल्सो रिड्यूस द इंटर न्यूक्लियर क्या है इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये थी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास, थोड़ी सी आगे से भी हमारे पास थोड़ी सी है। अच्छा जी, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 4A। टॉप टू बॉटम जाओगे तो शेल नंबर बढ़ेगा, तो शेल नंबर के बढ़ने से एटम का साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी ऑफ द पार्टिकल। दस SI बॉन्ड लेंथ इन मोर देन कार्बन कार्बन। कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन नीचे आता है तो कार्बन के अंदर अगर 2 शेल हैं तो सिलिकॉन के अंदर 3 शेल होंगे, 3 शेल होंगे, साइज़ बढ़ेगा डेफिनेटली, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस के बढ़ने से बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ेगी वहाँ से। In group 4A, PP bond length is much more than NN bond length in group 5A, as the atomic radii increases in group नाइट्रोजन टू फास्फोरस और कार्बन टू सिलिकॉन, जो मैंने अभी बात आई थी आप लोगों को। द इफेक्ट ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन डिक्रीजेज ऑन इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट द बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज के बढ़ने से हमारे पास बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। इन द प्रेडिक्टेबल शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ अकर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बेटा जहाँ जहाँ साइज़ कम होता जाएगा बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, साइज़ बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। कैन बी एट्रिब्यूटेड टू पोलर न्यूक्लियर चार्ज विद द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देयरफॉर सी बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द NN बॉन्ड लेंथ। क्लियर? ठीक है, ये थी हमारे पास बॉन्ड लेंथ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में, होती क्या है। सिंपल, इन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HCl HBr, जिसमें 2 एटम डिफरेंट हमने बात की, वेयर द बॉन्डेड एटम आर डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो HCl में 2 डिफरेंट एटम है, द मॉलिक्यूल बिकम पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमने बात की ना
कि जब दो एटम आपस में जोड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनके दरमियान पोलैरिटी इंड्यूस हो जाता है, दोनों पोलर बन जाते थे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की डिफरेंट होती है। पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिकम सेपरेटेड ऑन द बॉडीड एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, चार्ज सेपरेट हो जाएगा। The separation of these charge on the molecule is called dipole and the molecule said to have dipole moment। तो अब ये जो हमारे पास चार्ज की सेपरेशन होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कि उसके अंदर दो पोल्स डाइपोल क्रिएट हो गए हैं। अगर उसके अंदर डाइपोल क्रिएट हो गए तो उसके अंदर समथिंग डाइपोल मूवमेंट होगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट किन मॉलिक्यूल में होती है? ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। जब डिफरेंट एटम से बने होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो उनके ऊपर पोल्स बन जाएंगे। जिनके अंदर पोल्स बनेंगे तो हम बोलेंगे कि उनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। ये डाइपोल मूवमेंट ये जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी बेटा उस चीज़ को बोलते हैं जिसकी आपने फिजिक्स में देखा होगा, जिसकी सम मैग्नीट्यूड हो, सम वैल्यूज़ हो और उस मैग्नीट्यूड की सम डायरेक्शन भी मौजूद हो हमारे पास। जैसे उस वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। Vector are those quantities which has magnitude and as well as direction. The dipole moment has a vector quantity which has magnitude as well as direction, लिखा हुआ भी साथ में। Illustrate the dipole moment, ये फिर जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। द डाइपोल मोमेंट इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बेटा बोलते हैं म्यू। इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अब डाइपोल मोमेंट होती क्या है? डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्यू चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। अगर आपको बताया जाए कि चार्ज क्या है मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर और दूसरा उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो आप उसके डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सॉरी, अच्छा जी। इसके बाद जी है ये दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ये म्यू है बेटा, MEU कह लो, MUE समथिंग इस तरह। न्यू एक होता है न्यू ऐसे V की तरह, वो नहीं है, ये म्यू है। Dipole moment of simple heteronucleotidic molecule like HF, HCl, HBr, HINO, ATC are directed from electropositive end to the electronegative end। अच्छा, ये जो वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग डायरेक्शन शो करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव टेल जो होती है ना वेक्टर की, टेल पॉजिटिव की तरफ होती है, हेड नेगेटिव की तरफ होता है। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है हमारे पास टेल और हेड नेगेटिव की तरफ होता है, टेल पॉजिटिव की तरफ होती है। इसके ऊपर ऐसे निशान लगाता है। होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। द डाइपोल मोमेंट आर मेजर्ड इन डिबाई। जो यूनिट यूज़ की जाती है डाइपोल मोमेंट की वो डिबाई होती है। जैसे 1 किलोग्राम वेट का होता है वैसे डिबाई। लेट अस कंसिडर अ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ए बी। कोई भी हमारे पास है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और यूनिट नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर जो चार्ज है वो -1 है या +1। मतलब -1 माइनस प्लस का यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ चार्ज होता है कि कितना है, 1 है 2 है कितना है, ठीक है। चार्ज सेपरेटेड फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय अ डिस्टेंस दिया हुआ है r 100 पिकोमीटर विच इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ सच मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल। हमने क्या बात की होती है? Q इंटू आर। Q 1 है और R दिया हुआ है 100 पिकोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, आप फाइंड कर सकते हो। और 100 पिकोमीटर टू चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्या हमारे पास होगा 1.6 सॉरी। तो इसमें हमारे पास इन्होंने इसमें हमारे पास दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ है। चार्ज उन्होंने कहा है कि देखो ना, -1 माइनस और प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज से सेपरेट किया। उन्होंने एक प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 1.6 और 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। ये चार्ज है, ऐसे चार्ज दिया हुआ है। तो आप इस चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे, इन्होंने यूनिट यहाँ पे चेंज करते हैं बेटा। कूलम में दिया हुआ है चार्ज इन्होंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। म्यू आपने फाइंड करना है, डाइपोल में फाइंड करना है। वो क्या होगी हमारे पास? चार्ज इंटू डिस्टेंस Q इंटू आर। चार्ज कितना दिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है, मल्टीप्लाई 100 इंटू -12 मीटर। बेटा पिको मीटर जो होता है ना वो -12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिको मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 पिको मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ठीक है। अगर आपने मीटर को पिको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप डिस्टेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई करो, पास ये आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻29 मीटर कूलम आ जाएगा।
तो मैंने बात की कि हम इसको मीटर कूलम में नहीं बल्कि डिबाई में फाइंड करते होते, तो वो कैसे निकालेगा? द इक्विवेलेंस ऑफ डिबाई इंटू मीटर कूलम इज इक्वल टू, एक डिबाई जो होता है ना बेटा वो 3 इंटू 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर कूलम के बराबर होता है। तो ये बहुत ही हमारे पास जो डिबाई है वो स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, और जो मीटर कूलम नहीं, डिबाई हमारे पास लार्जर है और ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट है। तो जब आप स्मॉलर से लार्जर में जाओगे तो फिर डिवाइड करते होते हो, तो हम क्या करेंगे, जो मीटर कूलम है हमने इसको डिबाई में लेकर जाना है, तो हम फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 4.8 डिबाई इसकी डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ना समझ में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द सम सब्सटेंस इन डिबाई यूनिट्स आर गिवन टेबल, ये दी हुई है टेबल में इधर हमारे पास, इधर, ठीक है। इफ़ नेट मॉलिक्यूल पोलिटाइमिक कंटिन्यूस 2 और मोर डाइपोल। अच्छा, अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें जैसे HCl में एक डाइपोल होता है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में 2 डाइपोल्स होते हैं, जैसे CO2 है, इसमें एक डाइपोल ये वाला, एक डाइपोल ये वाला। वाटर में एक डाइपोल ये वाला, एक डाइपोल ये वाला। If a molecule is a polyatomic and contain 2 or more dipoles, then the net dipole moment is the resultant of vector addition। तो जो उसकी नेट डाइपोल होगी ना बेटा, वो उसके जितने भी वेक्टर्स हैं ना, उन तमाम वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, ऐड करके उनकी एक इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट निकाली जाती है, ठीक है। लाइक H2O CO2 यहाँ दी हुई है, देखो CO2 की एक डाइपोल मोमेंट इस तरह की, यहाँ पर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो ये इसकी डाइपोल मोमेंट इसकी डाइपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वाटर की एक डाइपोल मोमेंट ये वाली है, ये वाली, तो इन दोनों को ऐड करोगे मेरे पास ये वाली डाइपोल मोमेंट बन जाती है, वो बन जाती है मेरे पास 1.85 समथिंग डिवाई बन जाती है। अच्छा जी, अच्छा आगे बात करते हैं डाइपोल मोमेंट से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे कि डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमें 2 चीज़ों के बारे में बताती है डाइपोल मोमेंट। एक चीज़ क्या होती है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ द बॉन्ड, कि एक बॉन्ड में कितने % आयनिक करेक्टर होता है, हमें इस चीज़ के बारे में भी बताती होती है। दूसरा एंगल बिटवीन द बॉन्ड और द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा हमें ये बताती है कि एंगल क्या है या बॉन्ड की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर की, एक बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है वो कैसे बताती है डाइपोल मोमेंट, वो बात करते हैं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन डाइपोल मोमेंट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ इन अ बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड। डाइपोल मोमेंट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए मालूम करते हैं, द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ डाइपोल कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर दिस पर्पज वी शुड नो द एक्चुअल डाइपोल मोमेंट of the molecule and actual bond length. The dipole moment of percentage ionic compound is represented as, ये दिया हुआ percentage ionic is equal to percentage dipole moment observed और dipole moment ionic multiply by 100। ये हमारे पास दिया गया रिलेशन, उसके ज़रिए हम मालूम कर लेंगे। डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व, डाइपोल मोमेंट 100% जो होते हैं ना आयनिक, उनकी दी हुई है, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, मल्टीप्लाई 100। उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल दी हुई है। दी ऑब्जर्व क्या है हमारे पास, दी ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ 1.90, ये वाली। फाइंड द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ये मालूम करना है आपने। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज़ 0.917 × 10⁻⁻, दिया हुआ है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी दिया हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपके पास दिया हुआ है। और आपके पास ये क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो आप लोग म्यू आयनिक निकाल सकते हो। म्यू आयनिक कैसे निकालेंगे, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस करेंगे तो म्यू आयनिक आ जाएगा। म्यू ऑब्जर्व दी हुई है, ठीक है, बात खत्म। 1.90 आपकी दी हुई है। म्यू आयनिक कैसे निकालोगे, म्यू किसके बराबर होता है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट, दैट इज़ Q इंटू टी, ऐसी बात है ना, Q इंटू डी हमारे पास है। तो आप लोग इसके ज़रिए Q भी दिया हुआ है, सॉरी डी है डिस्टेंस, सॉरी आर था, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्यू ये दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास ही देखो निकाली हुई है क्यू, देखिए ये दी हुई है ना हमारे पास, ये हमें निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे निकालोगे, क्यू इंटू आर, मीटर कूलम आ गया, तो मीटर कूलम को आप लोगों ने डिबाई में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे, ये इससे डिवाइड कर, जो मैंने लास्ट टाइम भी किया था, आपके पास डिबाई में आ जाएगा। तो ऑब्जर्व 1.90 थी, आयनिक आपने निकाली 4.4, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई का आपके पास 43.2 आंसर आ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड होता है HF में 43% हमारे पास आयनिक की नेचर होता है, 57% कोवलेंट होता है। द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली कोवलेंट, हम उसको बोलते हैं दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है।
आगे हमने बात की, दो चीज़ों के बारे में बताता होता है, एक परसेंटेज आयनिक रिएक्टर के बारे में बताता होता है, दूसरा हमारे पास ये बताता होता है बॉन्ड एंगल जो ज्योमेट्री के बारे में बताता होता है। कैसे वी कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सपेक्ट बाय टेकिंग सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कुछ एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 डी बाय, ठीक है, विच रूल आउट इट्स लीनियर स्ट्रक्चर। अगर डायपोल मोमेंट है तो मतलब इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, लीनियर होता ना तो इसकी डायपोल मोमेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाती, जैसे जैसे इसकी कैंसिल हुई यहाँ पे, ठीक है। The calculation show that water has angular structure with bond angle 104.5 between the two OH bond. A linear H2 molecule would have zero dipole moment, हमने बात की। Similarly ट्राइटामिक molecule हमारे पास जो H2SO2 है उनकी भी बैंड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उनकी सम डाइपोल मोमेंट होती है हमारे पास। यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट करके बताई तो नहीं है ना ही हमारा उसके साथ लिंक है कि कैसे निकालनी है। बस हमें ये बताना है कि अगर लीनियर ये बता देती है कि लीनियर है, यहाँ पर हमारे पास कोई रिलेशन नहीं दिया वरना हम उसको यूज़ करते बताते। CO हैज़ डाइपोल मोमेंट वाइल CO2 हैव डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट। द रीजन इज दैट CO2 हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर तो वेयर डाइपोल मोमेंट बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट ईच अदर देयर इफेक्ट। सिमिलरली CH2 हैज़ डाइपोल मोमेंट जीरो। देखो CO के डाइपोल मोमेंट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है, सब डाइपोल मोमेंट्स की होती है। देखो CO2 की एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे एक मोमेंट पे, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों कट हो जाती हैं। लेकिन CS का भी हमारे पास कट हो जाती है बिकॉज दोनों लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लानर मॉलिक्यूल लाइक BF3 perfectly tetrahedral molecule like CH4 SiCH4 CCl4 also have dipole moment 0. This is all due to the cancellation of individual bond moment। जो परफेक्टली होते हैं ना, जो जैसे BF3 है, ये गलत की हुई है, इधर से ऊपर लेके जा रहा है, सॉरी ये ऊपर लेके जा रहा है, ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे ये गलत है, ऐसे नीचे आएंगे ये वाली।